चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। जनरली पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके सामने होगा। अगर आप पृथ्वी को जानना चाहते हैं कि मॉडर्न इंटरप्रिटेशन क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, तो दो चीजें आपको जहन में फिट कर लेनी है अपने। पहली ये केमिकल डिफरेंशिएशन और दूसरा है मैकेनिकल डिफरेंशिएशन। दूसरा है मैकेनिकल डिफरेंशिएशन। अब केमिकल डिफरेंशिएशन में आप देखेंगे क्रस्ट आता है, मेंटल आता है, कोर आता है। इसमें जनरली आपने ये वर्ड सुने होंगे लिथोस्फेयर, एस्थोनोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड बैरिस्फेयर। दीज आर टर्म्स। तो ये आपको अंडरस्टैंड करने, अच्छे से समझने हैं। ठीक है कि केमिकल डिफरेंशिएशन के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। मैकेनिकल डिफरेंशिएशन रिजिडिटी के आधार पर, ठीक है, कठोरता के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? जनरली आप देखोगे 4 भागों में बांटा गया है। जनरली 4 भागों में बांटा गया है। आप ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स के बारे में जानेंगे, चाहे वो स्वेस हो, चाहे वो होम्स हो, जिन्होंने ये बातें कही हैं। इवन मैं ये कहूं कि वैगनर हो या टेलर हो, आप ऐसे विद्वानों के बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने कहा था सियाल सीमा पर तैर रहा है। सियाल सीमा पर तैर रहा है। लेकिन आधुनिक इंटरप्रिटेशन और आधुनिक स्टडी के आधार पर, यानी कि मॉडर्न जो साइंटिफिक स्टडी हुई है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, ये सब एक ही पार्ट है लिथोस्फेयर का। ये एक ही पार्ट है लिथोस्फेयर का। अब इन सारे पेचीदा क्वेश्चंस को समझने के लिए हम अपनी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसको कैसे समझा जा सकता है। अब इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को समझने के लिए आपको इस डायग्राम को ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना है और समझना है। कॉन्टिनेंट, ठीक, इसको धीरे धीरे समझना। ये एक हिस्सा जो मैंने लिया है, ये एक पीस ऑफ स्लाइस मैंने पूरा का पूरा, अगर ये मैं पूरी की पूरी पृथ्वी को एज्यूम करता हूं तो मैंने इसमें से एक पीस ऑफ, ठीक है, केक, ये एक स्लाइस ऑफ पीस मैंने निकालकर सामने आपके रख दिया है। अब ये हिस्सा निकालकर मैंने कुछ इस तरह से रखा है आपके सामने। इस हिस्से के टॉप पार्ट पर आप देखोगे जो कॉन्टिनेंट है वो कंपेरेटिवली ओशंस के मुकाबले ज्यादा ऊपर उठा हुआ है, और जो ओशंस का जो प्लेट है कंपेरेटिवली ओशन कॉन्टिनेंट वो काफी नीचे धसा हुआ है। इसका मतलब ये समझिए आप कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो कि ऊंचा उठा हुआ है, ये कंपेरेटिवली, ठीक है, कम डेंसर है एज कंपेयर टू ओशनिक प्लेट। ये जो ओशनिक प्लेट आप देख रहे हैं इसके मुकाबले में ये कॉन्टिनेंटल प्लेट बहुत ही कम आपको डेंसिटी वाला दिखाई देगा। तो हाइयर डेंसिटी यहां पर आपको दिखाई देगी। तो यहां पर मैं कर देता हूं, ठीक है, डेंसिटी क्या है यहां पर? ज्यादा है। इसका डेंसिटी क्या होगा? ठीक है, इसका डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू ओशंस। अब एक चीज यहां से समझ लेना, अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा ये हिस्सा किस तरह से डिवाइड किया गया है, किस तरह से डिवाइड किया गया है। अब इसको ध्यान से देखना। पहला ये कि सबसे ऊपर वाले पार्ट को जनरली जो सबसे थिन है, ठीक है, इसको इन्होंने क्या कहा है? क्रस्ट कहा है। क्या कहा है दोस्तों? क्रस्ट कहा है। तो यहां मैं लिख देता हूं क्रस्ट। इस क्रस्ट को भी इन्होंने जनरली 2 भागों में डिवाइड किया है। 2 भागों में डिवाइड किया है। इसके नीचे वाला हिस्सा आप देखेंगे, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा, इस हिस्से को इन्होंने एस्थेनोस्फेयर कहा है। एस्थेनोस्फेयर के बारे में इन्होंने कहा है कि इसकी जो गहराई है वो 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक है। 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 200 किलोमीटर तक
किलोमीटर तक है। इसका अपर क्रस्ट आप मैक्सिमम देखेंगे, जो मैक्सिमम जा रहा है वो करीब करीब 0 से 100 किलोमीटर तक जा रहा है। यहाँ जो क्रस्ट को इन्होंने दो भागों में बांटा, वो जनरली इन्होंने कहा कि जो ऊपर क्रस्ट है, ये वाला हिस्सा देखोगे आप, जो अपर क्रस्ट है और जो लोअर क्रस्ट है, ये करीब करीब इस तरह से डिवाइड होता है। ये करीब करीब इस तरह से डिवाइड होता है। इसके अलावा इन्होंने सेकंड लेयर चुनी और सेकंड लेयर के बारे में कहा कि दिस इज, ठीक है, मेंटल। क्या है ये वाला हिस्सा इन्होंने कहा मेंटल। मेंटल को इन्होंने अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड किया। अब यहां देखोगे 700 किलोमीटर तक गहरा है और इसके अलावा इसको इन्होंने 2900 किलोमीटर तक माना है। ठीक है, 2900 किलोमीटर तक माना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट आप देखोगे, ये हो जाएगा आपका अपर कोर और ये हो जाएगा आपका लोअर। इसमें इन्होंने जो लेयर है, ठीक है, करीब करीब 5100 किलोमीटर। इसके बारे में डेटा डिफरेंट है। 3771 किलोमीटर भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब 6371, 6390 किलोमीटर भी आपको देखने को मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप देखोगे कि ये जो पार्ट था ऊपर वाला, इट इज क्रस्ट, ठीक है। बीच वाला जो पार्ट था, इट इज कॉल्ड मेंटल, और नीचे वाला जो पार्ट था, इसे कहा इन्होंने कोर। क्या कहा दोस्तों? कोर। अब फिर से देखना, जो केमिकल डिफरेंशिएशन था, जो केमिकल डिफरेंशिएशन था, वो यहां से निकलता हुआ हमारे सामने आता है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा हूं पूरा, जैसे जो है जनरली। जो ऊपर वाला पार्ट आप देखेंगे, क्योंकि पृथ्वी का सबसे पहले जो ठंडा हुआ पार्ट था, जो सबसे पहले ठंडा हुआ, दैट वाज द क्रस्ट। क्रस्ट को जनरली इन्होंने कहा है लिथोस्फेयर। क्या कहा है दोस्तों? लिथोस्फेयर। कुछ विद्वान लिथोस्फेयर को रोकोस्फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोकोस्फेयर। यानी कि मुख्यतः ये चट्टान है, मुख्यतः ये वाला हिस्सा पूरा चट्टान है, लेकिन इसके नीचे वाला पार्ट, जिसे जनरली एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, जो जनरली सेमी मोल्टन पार्ट में है। किसमें है? सेमी मोल्टन फॉर्म में है। ठीक, सेमी मोल्टन फॉर्म में है। लिथोस्फेयर जनरली इस पर ही फ्लोटिंग पोजीशन में है, वो इसी पर तैर रहा है, एस्थेनोस्फेयर पे, जो कि जनरली सेमी मोल्टन है। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। फिर से क्वेश्चन को देखो, जो मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल डिफरेंशिएशन में लिथोस्फेयर सबसे पहले आएगा, और ठीक है, अब इस पर आ जाइए, ये हो गया एस्थेनोस्फेयर। ये जो पार्ट आप देखेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट यहां से, अब दो चीज अपने जहन में बिल्कुल फिट कर लेना, क्लियर कर लेना। दो चीजें क्लियर कर लेना कि ये जो मैं मेंटल आपको दिखा रहा हूं, दरअसल जो एस्थेनोस्फेयर है, ये भी मेंटल का ही पार्ट है। तो यहां मैं डॉट डॉट के आगे लगा देता हूं, और जनरली इसको इन्होंने कहा है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर। जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी में जितना भी कंपोजिशन हुआ है, उसका मोर देन 80% पार्ट अब यहीं से कंस्टिट्यूट करते हुए देखेंगे मेसोस्फेयर से। इसके अलावा फिर से हम पीछे जाएंगे और बताएंगे, मेसोस्फेयर के बाद जनरली इसे कहते हैं बेरिस्फेयर। क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो कोर वाला हिस्सा है, आप इसको कहेंगे बेरिस्फेयर। ये हो जाएगा बेरिस्फेयर। ठीक है, क्या हुआ? ये बेरिस्फेयर। हिंदी में इसको कहते हैं गुरुमंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? गुरुमंडल। मेसोस्फेयर को आप कहेंगे पाइरोस्फेयर। पाइरोस्फेयर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा निकल कर आया है। हमने जनरली अभी केमिकल और मैकेनिकल नेम के आधार पर देख लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहां से एक क्वेश्चंस और निकाल लेते हैं, वो ये कि जो लिथोस्फेयर, जो क्रस्ट आपको दिख रही है, इसको जनरली मैं कह देता हूं सियाल। ठीक है, बीच वाले हिस्से को मैं कह देता हूं सीमा, और नीचे वाले हिस्से को कह देता हूं मैं निफे। क्या कह देता हूं? निफे। यानी कि जो लिथोस्फेयर है, इट इज कंपोज्ड बाय सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एलिमेंट, ठीक है, उसके बाद मिनरल्स, उसके बाद बनता है रॉक्स,
तो सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम दे आर द एलिमेंट्स, और कभी कभी एक साथ मिलकर ये मिनरल्स बनाते हैं, और इन मिनरल से बनती हैं चट्टाने। क्या बनती हैं? चट्टाने। अब मोटे मोटे तौर पर हमारे सामने ये आ चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब क्या है, आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां कुछ अब लेयर्स बन चुकी हैं, यहां पर अब कुछ डिसकंटिन्यूटी बन चुकी है। वो कैसे बन चुकी है, ध्यान से देखना। एक, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ये हो गया 2, ये है आपका 3, ये हो गया आपका 4, और ये लेयर हो गई आपकी 5। अब इन पांचों लेयर के नाम आपको कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो ये नाम दिए गए हैं आपका कॉनरोड, मोहो, बर्च या रेपेटी। इसके अलावा आप देखोगे गुटेनबर्ग, और पांचवा आप देखोगे लेहमैन। ना जाने कितनी बार आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए हैं कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको क्या कहते हैं। तो आपको सीधा जवाब देना है, उसका आंसर है कॉनरेड। अपर यानी कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बारे में, या दोनों को अलग करने वाला कौन है? मोहो, डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाला बर्च और रेपिटी। लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में गुटेनबर्ग। अपर कोर और लोअर कोर के बीच में है लेमन। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? यहां से किस तरह से क्वेश्चन हमें बनाने हैं, ठीक है। अब एक चीज और ऐड कर लेना, ये जो अपर कोर है एक्चुअली में ये सॉलिड नहीं है, ये सॉलिड नहीं है, ये मेल्टिंग फॉर्म में है, ये मेल्टिंग फॉर्म में है। क्या है? मेल्टिंग फॉर्म में है। अब आप ये कहोगे कि सर जब सतह का तापमान वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अगर आप ट्रॉपिकल एरियाज पर हैं तो आपको यहां का तापमान जो मिलेगा वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री से लेकर, एवरेज मान लीजिए, और पोलर एरियाज पे जाते हैं तो -25 डिग्री सेल्सियस, -45 डिग्री सेल्सियस, इतना तापमान आपको मिल जाएगा। अब ये था कि यहां से जैसे आप गर्भ की तरफ जाते हैं तो यहां तक तापमान आते आते ऑलमोस्ट 5100 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब सवाल ये आता है कि सर अत्यधिक तापमान तो यहां पर है, फिर ये क्यों मेल्टिंग फॉर्म में है अपर कोर, ये तो लोअर कोर होना चाहिए था। तो यहां से एक चीज और लिख लेना, एक बात पे बात खत्म कर देते हैं। यहां पर है इम्प्योरिटीज। क्या है? इम्प्योरिटीज ऑफ सिलिकॉन, यानी कि यहां पर जो सिलिकॉन इम्प्योरिटीज हैं यहां, ठीक है, जो एक शुद्ध शुद्ध रूप होना चाहिए वो यहां पर नहीं देखा जाता है, जिसकी वजह से यहां पर हम देखते हैं सर जब हम अर्थ से दूर सन की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने की जगह कम क्यों हो जाता है? ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा कम हो जाता है। और ये कहा, किसने कहा कि आप सन की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है? टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जैसे आप आइनोस्फेयर क्रॉस करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब ध्यान से इस चीज को देखना, फिर से मैं बता दूं वरना भूल जाऊंगा मैं। तो ये चीजें हमने देख ली, ठीक है। ड्यू टू सिलिकॉन इंप्योरिटीज अपर कोर इज इन मोल्टन फॉर्म या मेल्टन फॉर्म। गेटिंग माय पॉइंट? ये 5 हमने देख लिया। इसके अलावा एक चीज और मैं ऐड करा दूं आपको, वो ये, अगर यहां से डेंसिटी से क्वेश्चन आ जाए, डेंसिटी, आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि पृथ्वी की जो एवरेज डेंसिटी है वो इतनी दिखाई देती है। कितनी दिखाई देती है? 5.5। अब ध्यान से देखना, जो अपर क्रस्ट है उसका जो एवरेज डेंसिटी होगा वो होगा 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका है। और जबकि लास्ट वन आप जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा 13.7 ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखोगे किस तरह से नीचे की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो तापमान भी बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे तो टेम्परेचर हमने देखा, प्रेशर हमने देखा, और डेंसिटी हमने देखा, ठीक है। तो यहां पर हमें यह पता चला कि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो तापमान भी बढ़ेगा,
प्रेशर भी बढ़ेगा और डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ये सारी चीज इंक्रीज होगी तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हमारे पास निकल के आता है। तो यहां पर आपका आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन महफूज, हेलो सर आफ्टर लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू। देखो ठीक हूँ यार, थोड़ा कमजोर हो गया हूँ बस, और कुछ। गेटिंग माई पॉइंट। अब इस चीज को आप समझना कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम इस पर्टिकुलर जगह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस तो आपके ये रहे, ठीक है, और ओशन का डेंसिटी ज्यादा, छठा क्वेश्चन ये रहा, कुछ क्वेश्चंस ये रहे, आंतरिक वाले हिस्से से क्वेश्चन ये रहे। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं वो ये है कि यहां पर जो कन्वेंशनल आई मीन कन्वेक्शन सेल है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव, मिस यू टू ब्रो, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो लगातार यहाँ पर एक चक्र के रूप में काम करते रहते हैं। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सूरज तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, जीवन तलाश कर रहे हैं, और चांद पर तो हम घर बनाने वाले हैं। करोड़ों किलोमीटर का सफर हमने कर लिया है ब्रह्मांड में, लेकिन पृथ्वी का जो एवरेज है 6371 किलोमीटर, जो उसकी आंतरिक गहराई है, अभी तक हमने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है कि हम पृथ्वी के गर्भ में जाकर ये आइडेंटिफाई कर सके कि पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती होगी। ये जो सारा का सारा आंकड़ा, ये सारा का सारा जो भी डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, एक्चुअली ये बेस्ड है अर्थक्वेक से मिली हुई इंफॉर्मेशन के आधार पर। गेटिंग माय पॉइंट। अर्थक्वेक की या अर्थक्वेक से जो निकलती हैं पीएस वेव्स, वहां से उनके आधार पर हमने जानने की कोशिश की है। अब ये जो आप एस्थोनोस्फीयर देख रहे हैं, ये एस्थोनोस्फीयर एक सेमी मोल्टन फॉर्म में है, बता चुका हूं। लिथोस्फीयर इसी पर मूव कर रहा है, और ये लिथोस्फीयर अंडे का, अंडा देखा, अंडा आपने देखा होगा, अंडा उबालने के बाद ना उस पर हटाक से हल्का सा चोट मार दीजिए आप, तो उसे क्रैक पड़ जाते हैं, उस पे पड़ जाते हैं ना क्रैक। अब ये वही है, बिल्कुल वही है। तो जो क्रैक पड़े हैं लिथोस्फेयर के ऊपर, ठीक है, जनरली वो छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइड हो गया है। ये प्लेट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में ओवर द एस्थोनोस्फेयर। एंड एस्थोनोस्फेयर इज द सेंटर ऑफ, ठीक है, मैग्मा। यहाँ से मैग्मा निकलता है बहुत बड़ी तादाद पे। हालांकि जो सेंटर है वोल्केनो का, एक्चुअल में वो मेंटल ही है, मेंटल से भी आता है, और अपर मेंटल इज द एस्थोनोस्फेयर इज अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन अर्थक्वेक एक ऐसी जगह है कि वो आपको तीनों लेयर्स के बारे में जानकारी देता है, तीनों लेयर्स के बारे में जानकारी देता है, और वोल्केनो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सियाल और सीमा के बारे में, यानी कि मेंटल और क्रस्ट के बारे में जानकारी देता है। अब फिर से एक सवाल यहां पर आ जाता है, वो ये कि ये जो जानकारी है, कुछ जानकारी ज्वालामुखी जो फटते हैं उनके आधार पर है, और कुछ जानकारी आप देखोगे, कुछ जानकारी अर्थक्वेक के आधार पर है। अर्थक्वेक में भी दो तरह की चीजें हमें पढ़नी होंगी, दो तरह की चीजें हमें समझनी होंगी। वो कैसे समझनी होंगी, इस चीज को देखो, ध्यान से समझना, ठीक। अर्थक्वेक जब जनरेट होता है तो वहां पर कुछ, मतलब तरह तरह की वेव्स निकलती हैं। जनरली आपने दो तरह की वेव्स का नाम सुना होगा, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव्स। गेटिंग माय पॉइंट। प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। तो प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स आर कंसीडर एज ए बॉडी वेव्स। क्या कही जाती है दोस्तों? बॉडी वेव्स कही जाती हैं। हम सरफेस वेव्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो तरंगे सरफेस पे चलती हैं, एल वेव और आर वेव्स, उनसे हमें कैसे जानकारी मिल सकती है पृथ्वी की? उनसे जानकारी नहीं मिलती है, मिल भी नहीं सकती है उनसे, ठीक है, क्योंकि वो सरफेस पे चल रही है। हमें वैसी वेव्स चाहिए जो पृथ्वी के गर्भ से निकलती हैं। अब ये आप देखना, ये जो सारी की सारी वेव्स है, ये जो डिफरेंट तरह की डिस्कॉन्टिन्यूटी है, कॉनरेड, मोहो, बर्च, गुटेनबर्ग और लेहमैन टाइप की, तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस हमारे सामने निकल के आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस। गेटिंग माय पॉइंट। तो इन्हीं चीज को आप समझना और देखना कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने निकल कर आए हैं। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा एक परफॉर्मा बता दिया है,
ठीक है। अब इसमें आप देखोगे पी वेव और एस वेव। पी वेव जनरली आपने सुना भी होगा कि वो सॉलिड से पास हो सकती है, वो गैसियस फॉर्म से भी पास हो सकती है, वो लिक्विड से भी पास हो सकती है। और आपने ये देखा था कि जो एस वेव है वो केवल सॉलिड से पास हो सकती है। अगर पी वेव तीनों चीज से पास हो सकती है और काफी गहराई से पास हो सकती है, तो इसके आधार पर अंदाजा लगाया जाता है कि नीचे पूरा वाला हिस्सा, ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में भी मौजूद है, वो लिक्विड फॉर्म में भी है, वो सॉलिड फॉर्म में भी है। जबकि हमने देखा कि एस वेव के आधार पर कि एस वेव जो है सिर्फ और सिर्फ वो सॉलिड से ही पास हो सकती है। एक चीज और, कभी आपने कोई एग्जांपल या कोई एक्सपेरिमेंट घर पे किया होगा कि कोई सॉलिड चीज होगी तो उस पर आपने कुछ हथौड़ा मारा होगा तो एक वाइब्रेशन, एक कंपन जैसा पास होता है वहां से, होता नहीं होता? तो वही है, जितना ज्यादा डेंसर होगी मटेरियल या रॉक, उतना ही ज्यादा अच्छे से प्रोपोगेट होती है वेव्स। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो यहां हम चीजों की जानकारी आगे मूव करते हैं और देखते हैं, क्योंकि यहां लिखा गया इस स्क्रीन पर एक एक वर्ड अपने आप में क्वेश्चन है, याद रखना। एक एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो रॉक्स के बारे में बता रहा था। अब यहाँ देख लीजिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, यानी कि ये जो हमने डिस्कस किया है, ये सारा का सारा जो डिस्कस किया है वो इन सोर्सेस के आधार पे किया है। डायरेक्ट सोर्सेस में रॉक, चट्टान, मैं आपको बता चुका हूं, एलिमेंट्स, मिनरल्स, ठीक है, एलिमेंट्स, मिनरल्स और फिर रॉक्स। जितने भी तरह की रॉक्स होती हैं, चाहे वो इग्निस रॉक हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, उसके आधार पर आप जज कर सकते हैं। वोल्केनिक इरप्शन पढ़ लिया है, ठीक है। जितने भी आप देखेंगे, जितनी भी चीजें आप देखेंगे कि तो डाइवर्जेंट बाउंड्री, द डाइवर्जेंट प्लेट मोमेंट है या कन्वर्जिंग प्लेट मोमेंट है, तो वहां पर आपको चीजें तरह तरह की देखने को मिलती है। अगर प्लेट सी प्लस ओ है और दोनों कन्वर्ज हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपको वोल्केनो और अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। रिंग ऑफ फायर का नाम सुना होगा आपने पैसिफिक ओशन में। डाइवर्जेंट है, ठीक है, कोई भी हो सकती है, कॉन्टिनेंट हो सकती है, ओशनिक हो सकती है, तो वहां भी आपको अंदर से लावा निकलता हुआ दिखाई देगा, जो कि नई क्रस्ट को जन्म देता है। डीप ओशन ड्रिलिंग, ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है। इनडायरेक्ट सोर्सेस में देखना, द टेम्परेचर, प्रेशर, ग्रेविटेशनल एनामोलीज, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक वेव्स। इसलिए आप देखोगे पृथ्वी पर जाएंगे तो धीरे धीरे आपको चुंबकीय तत्व ज्यादा बढ़ते नजर आएंगे। एंड सिस्मिक वेव्स, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पॉइंट, जहां से अच्छी जानकारी हमें मिल जाती है। और अभी हमने देखा कि जैसे जैसे हम गर्भ में जाते हैं तो टेम्परेचर कितना होता चला जाता है। टेम्परेचर 5100 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव दियर। और अपर का टेम्परेचर हमने देखा था वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो किस तरह से था, और हमने साथ में ये भी देखा कि 32 डिग्री या 32 मीटर गहराई में जाने पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो एस्ट्रोनोस्फेयर है, ये एस्ट्रोनोस्फेयर है, यहां पर तापमान करीब करीब 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है दोस्तों। कितना है? 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और 700 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते ये तापमान, यानी कि ये वाला हिस्सा बता रहा हूं मैं, यहां पर 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, विच इज वेरी हाई। 1900 डिग्री बहुत ज्यादा होता है। और इसके अलावा देखोगे करीब करीब 2900 तक आते आते 3700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। और यहां आप देखोगे अपर कोर और लोअर कोर के बीच वाला पॉइंट तक आते आते 4300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, ह्यूमन की संभावना वहां पहुंचने की भी बहुत ज्यादा कम होती चली जाती है। अब तो भाई कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास हो कि वो इस पृथ्वी के गर्भ में ड्रिल करते करते गर्भ तक पहुंच जाए, वहां जानकारी हासिल करे। कहने के लिए तो हमने मार्स पर रोवर भेजा हुआ है, वहां की सतह की जानकारी दे रहा है, वहां के एनवायरमेंट की जानकारी दे रहा है, मानव निवास की संभावनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है। लेकिन ऐसा रोबोट अब तक हम नहीं बना पाए हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक नहीं बना पाए हैं कि वो अंदर तक ड्रिल कर सके। ड्रिल ना होने का कारण ये भी है कि जैसे आप ड्रिल करते हैं तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि उसके मेल्टिंग पोजीशन की संभावना बढ़ जाती है। तो भाई कोई भी ड्रिल करोगे तो जिससे ड्रिल करोगे आयरन ही होगा, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा।
ये बेसिक चीजें हैं। तो इन सब की जानकारी या इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की जानकारी हासिल करने के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स माना गया है वो है सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। ऐसी तरंगे जो आसानी से हमें ये जानकारी दे देती हैं। अब फिर से हम एक पॉइंट पर आते हैं, देखना। अर्थ इज नॉट अ मोनोलिथ, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अर्थ मोनोलिथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाई? बिकॉज देर आर 7 मेजर प्लेट्स एज यू नो दैट, एंड देर आर मोर देन 20 माइनर प्लेट्स। ठीक है, क्या है? अर्थ हैज ब्रोकन इनटू मैनी सेगमेंट लेयर्स फॉलोइंग केमिकल कंपोजिशन आर्स। ठीक है, जो मैं बता चुका हूं। ठीक है, यहां पर क्या है, 7 तरह की मेजर प्लेट्स हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं, और केमिकल कंपोजिशन हम बाद में देख चुके हैं। ठीक है, और सियाल, सीमा, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सारी की सारी चीजें देख चुके हैं। अब ये 7 जो मेजर प्लेट्स हैं, इनमें आप देखोगे पैसिफिक प्लेट भी आप देख लोगे, इसके बारे में कहा जाता लार्जेस्ट है। अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, ये बेसिक सी हमारे सामने प्लेट्स हैं, और बहुत सारी माइनर प्लेट्स है, कोकोस है, नस्का है, अरेबियन है, अल्तोनिया है। ठीक है, और बहुत सारी प्लेट्स हैं। तो इन प्लेट्स का अपना एक सेपरेट क्लास होगा, और इनको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जिससे शुरुआत करेंगे हम वैगनर से और एंड करेंगे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे। जानेंगे कि पृथ्वी में जो सेगमेंट है, जो डिफरेंट सेगमेंट है, इनके बारे में कैसे जानकारी हासिल की जा सकती है। अब दोबारा से वापस आ जाते हैं सियाल, सीमा, क्रस्ट वाला कंसेप्ट से हटकर, कि ये जो हमने देखा है, ये वाला पॉइंट जो हमने देखा अभी, ठीक है, इसके बारे में, ये तो मॉडर्न कंसेप्ट है। अब से 50 साल पहले, अब से 100 साल पहले, अब से 150 साल पहले, या अब से 200 साल पहले इसके बारे में लोग क्या सोचते थे, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि हमारा जो एग्जाम है, जो हमारा सिलेबस है, आखिरकार वो किन चीजों की बात करता है। जब कभी केमिकल कंपोजिशन की बात होगी, जब कभी केमिकल कंपोजिशन की बात होगी, तो उसको लेकर कुछ विद्वानों के अपने अलग अलग मत थे, अपने अलग अलग आइडिया थे। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें सबसे पहला नाम हम देखेंगे द एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस एंड वेंडर ग्रिशिट एंड हेराल्ड जेफरी, इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर 4 लेयर्स हैं। कितनी है दोस्तों? पृथ्वी पर 4 लेयर्स हैं। अब इन 4 लेयर्स को इन्होंने कहा कि भाई एक प्याज ले लीजिए, आप एक प्याज ले लीजिए। आप प्याज लेंगे तो सबसे प्याज के जो ऊपर वाली परत होती है वो काफी पतली होती है, जिसे हम जनरली छिलका समझ के उतार के फेंक देते हैं। इसे कहा ये क्रस्ट है। चलो कोई बात नहीं, हम आज के समय क्रस्ट मान लेते हैं। इन्हें कहा जैसे लेयर आप निकालते चले जाएंगे तो जो बीच वाला लेयर मिलेगा उसे उन्होंने मेंटल कहा, और नीचे वाला कोर। ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के हिसाब से भी ठीक है। अब इसे दूसरे लेयर की तरफ भी मान लेते हैं। आप अगर प्याज को पाइल अप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेयर दर लेयर निकलती चली जाती है। तो ये इन्होंने कहा कि कुछ पृथ्वी की सतह पर भी कुछ ऐसी ही लेयर होंगी। जब कभी आप ड्रिल करेंगे या आपके इलाके में कभी सड़क या कोई गड्ढा खुद रहा होगा, देयर यू कैन इजीली आइडेंटिफाई एंड नोटिस कि कितनी सारी तरह की लेयर्स वहां मौजूद हैं। ये बात हमें समझ में आ जाती है, और सबके कलर्स भी अलग अलग हैं। फिलहाल इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एडवर्ड स्वेस, वेंडर और हेराल्ड जेफरी ने पृथ्वी से संबंधित 4 लेयर्स को माना है। ठीक है, ही एक्सप्लेन ओनली 3 केमिकल कंपोजिशन, सियाल, सीमा, निफे, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा वैगनर तक। ठीक है, जस्ट बिलो द सेडिमेंट्री कवर, एडवर्ड स्वेस आइडिया वाज मॉडिफाइड बट अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, जो अल्फ्रेड वैगनर है, एक्चुअल में इन्होंने इसका आइडिया को मॉडिफाइड किया। अब थोड़ी कहानियां समझ लेना और सुन लेना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये वाली, छोटी सी स्टोरी है। अल्फ्रेड वैगनर का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। अब ये जो भाई साहब हैं वो इंस्पायर हैं एडवर्ड स्वेस से। एडवर्ड स्वेस ने कुछ इतने प्रकार के लेयर्स को एक्सेप्ट किया। अब एडवर्ड स्वेस की जो कंसेप्ट था उसको मॉडिफाई करके इन्होंने अपना, ठीक है, जो हाइपोथेसिस था उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। ये भी इसी पे ही टिके रहे कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। जब इन्होंने अपना हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया तो वहां सबसे बड़ा सवाल यही आया, अरे भाई साहब ये तो बताओ, इस सियाल सीमा है क्या?
कि जी सियाल सीमा पर तैर रहा है। अरे सियाल सीमा पर तैर रहा है ऐसे कैसे तैर जाएगा, क्योंकि आधुनिक सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि ये दोनों एक ही का पार्ट है, लिथोस्फीयर का पार्ट है। किसका है? लिथोस्फीयर का। ऐसे कैसे समझोगे? ऐसे समझ लेना आप। विद्वान कहते हैं कि जो समुद्री प्लेटें हैं उनका डेंसिटी जो है और उनका जो थिकनेस है वो करीब करीब 1 से 5 किलोमीटर का है, और महाद्वीपीय जो थिकनेस है उसका जो थिकनेस एवरेज है वो करीब करीब 30 से 35 किलोमीटर का है। तो ये बेसिक सी चीजें हमारे सामने निकल के आती है। तो ये जवाब नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और फिर जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने ऐसे कौन से पॉइंट्स बता दिए जिससे अल्फ्रेड वैगनर की एक मरी हुई थ्योरी में फिर से जान आ गई, फिर से जान आ गई, और इनकी बल्ले बल्ले हो गई, लोग फिर से ना याद करने लगे। और ये एनसीईआरटी का हमारे एक अभूतपूर्व अंग बन गए, हमारी एनसीईआरटी का एक अभूतपूर्व अंग बन गया और हमारे स्कूल्स में इनको पढ़ाया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखना निफे, सीमा एंड सियाल, तो ये डिफरेंट डेंसिटीज की कल्पना उन्होंने की थी कि भाई जो निफे है जो सबसे गहराई में जा रहा है, ठीक है, इसका जो एवरेज डेंसिटी होगा वो इतना होगा, कितना होगा कि 11 होगा, थिकनेस इसका इतना होना चाहिए। सीमा ये अपर वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। ये सियाल होगा, और तो ऊपर वाला क्रस्ट तो आप देख ही रहे हैं। कुछ ऐसी बातें इन्होंने बोली बड़ी बड़ी जो बहुत अच्छी लगी सबको। बाद में इनके कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। मान लीजिए आप भी कोई अपना एक कंसेप्ट तैयार करते हैं और आने वाले वक्त में उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा और सवालों को काउंटर करना पड़ेगा जो वहां से पूछे जाएंगे आपकी सिद्धांत से संबंधित। जब कभी आप पीएचडी करेंगे तो जब पीएचडी का वाइवा होता है तो बाहर से जब एक एग्जामिनर चेकर्स आते हैं वो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं आपके थीसिस को लेकर, वो कुछ ऐसा ही होता है। जब कब कोई पेपर पब्लिश कराने जाते हैं तो वहां पर जब पेपर पब्लिश करते हैं तो काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव टू फेस दीज क्वेश्चंस कि आपने कितना अच्छा रिसर्च किया है, कितना अच्छा रिसर्च नहीं किया है। थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो कभी कभी आपके उन क्वेश्चंस को रिग्रेट कर दिया, मतलब कटो काटो 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 कर दिया जाता है, और कभी कभी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर अच्छा काम करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर गलत काम करोगे तो आपकी उस पेपर को, उस थीसिस को क्या किया जाएगा, उस थ्योरी को कट कर दिया जाएगा। अब फिर से आ जाते हैं डेली, ये स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट वाले हैं, आर्थर ओम्स कन्वेक्शन करंट थ्योरी। अब इन दोनों ने क्या कहा है, दे एक्सेप्टेड 3 लेयर्स। अब आर्थर होम्स यहाँ एक कदम ज्यादा है, क्योंकि जब हम इनकी कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ेंगे, कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ेंगे जो कि हमें 2 तरह की जानकारी देगी, कॉन्टिनेंट प्लस ओशन, इसके बारे में एक जानकारी देना, दूसरा है माउंटेन बिल्डिंग के बारे में जानकारी देना। तो आर्थर होम्स से हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन करंट थियरी में, वो उनके बारे में जानकारी देगा। एक है डेली, डेली भी क्या करेंगे, माउंटेन बिल्डिंग के बारे में जानकारी देगा, तो वहां जानकारी अलग होगी। अभी इनके बारे में देख लेते हैं। इन 2 विद्वानों ने 3 लेयर को एक्सेप्ट किया, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है आपने एक्सेप्ट किया, बस आप इतना ही याद रख लीजिए। और आर्थर होम्स जाने जाते हैं मेंटल डायनामिज्म, ठीक है, मेंटल डायनामिज्म मींस द मेंटल कन्वेक्शन सेल विच बिकम वन ऑफ द जेनेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ये अपनी बात को इस तरह से साबित करते हैं, ये अपनी बात को इस तरह से साबित करते हैं कि मेंटल में कन्वेक्शन सेल्स हैं। क्या है? कन्वेक्शन सेल्स हैं। ये कुछ ऊपर की तरह आ रही हैं। अगर इनका मूवमेंट कुछ इस तरह से है, देखना बड़े ध्यान से देखना, अगर इनका मूवमेंट कुछ इस तरह से है, इनका मूवमेंट कुछ इस तरह से है, तो याद रखना कि अगर इनके ऊपर प्लेट्स हैं, अगर इनके ऊपर प्लेट्स हैं तो ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, यानी कि डाइवर्जेंट फॉर्म में आ जाएंगी। ये क्या आ जाएंगी? डाइवर्जेंट फॉर्म में आ जाएंगी। अगर डाइवर्जेंट फॉर्म में आ जाएंगी तो क्या होगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा लावा। क्या निकलेगा? लावा, और लावा निकल के ऊपर गिर जाएगा, जिससे कंस्ट्रक्शन होगा, जिससे नई क्रस्ट का जन्म होगा, नई क्रस्ट का जन्म होगा। तो ये कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बातें वहां पर बोलेंगे, हम इनकी थ्योरी में पढ़ेंगे कि इन्होंने और क्या बताया। अगर मान लो यही चक्र अपोजिट हो जाए तो कन्वेक्शन जो सेल्स हैं वो अगर अपोजिट में टकराएंगी तो 2 प्लेटें टकराएंगी, जिससे डिस्ट्रक्शन होगा प्लेट का। एक प्लेट जो हाई डेंसिटी वाली होगी वो नीचे सबस्ट्रेटम में चली जाएगी, जिससे मेल्टिंग पोजीशन पे होगा, आगे आकर वो लावा के रूप में हमारे सामने नजर आएगी।
कुछ ऐसी बातें बोली हैं। तो दो प्लेट्स के, एक का डिस्ट्रक्शन और दूसरे में इससे में हो रहा है नया जन्म क्रस्ट का। ये भाई सब आने वाले समय में कुछ हमें ऐसी सी बातें बताने की कोशिश करेंगे। यहां से भी समझ लेना कि विद्वानों ने क्या क्या आइडिया लगाया है कि पृथ्वी की कितनी परतें थी। अब यहाँ केमिकल डिफरेंशिएशन की दोबारा से बात करते हैं, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है क्रस्ट। क्रस्ट से जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस। आउटर मोस्ट है, सबसे पतली लेयर है, सबसे हल्की लेयर है, सबसे ठंडी लेयर है, बहुत ही नाजुक है लेकिन ठोस है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है ओशनिक क्रस्ट और एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मैं अभी आपको बता चुका हूं इसके बारे में, मैं इसके बारे में आपको जस्ट अभी मैंने बताया है। फिर से एक बार बताने की मैं आपको कोशिश करता हूं, ठीक है। आई होप सो आप इसको फिर से समझोगे। आप इसको फिर से समझोगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये क्या हुआ दोस्तों, ये हो गया समुद्र, ठीक है। जो कि जो नीचे धसा हुई प्लेट है ना, ये पानी से भरी हुई है जनरली, जिसको हमने समुद्री ओशन बोला है, ठीक है। नीचे धसने का इसका मतलब पर्पस ये था कि ये बहुत ज्यादा डेंसिटी, हाई डेंसिटी वाली है। हाई डेंसिटी की वजह से ज्यादा धसाव हो चुका है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि ये वाला प्लेट जो बनेगा, ये जो क्रस्ट है ये ओशनिक क्रस्ट हो गया, और ऊपर उठा पार्ट जो था वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, महाद्वीपीय, ठीक है। तो आपको हमेशा ये चीजें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और यहां से हम कैसे क्वेश्चंस को अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉन एज सियाल, रिच इन सिलिका एल्युमिनियम, कंपोज मेनली ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। कॉन्टिनेंट ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, ओशन बेसाल्टिक चट्टानों से बना है। सिलिका एंड मैग्नीशियम आपको यहां ज्यादा देखने को मिलेगा, सिलिकन एंड मैग्नीशियम आपको यहां ज्यादा देखने को मिलेगा। और जैसे कि ये क्रस्ट की बात है, और जैसे कि ये क्रस्ट की बात है, तो आप यहां देखोगे ऑक्सीजन, ठीक है, सिलिकन, एल्युमिनियम और आयरन। क्रस्ट में आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्तों, सबसे ज्यादा ये वाले एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एलिमेंट्स सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, इस चीज को याद रख लेने का अच्छे से याद रखना है कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन ये क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, टॉप 4। नेक्स्ट, एवरेज थिकनेस 30 से 40 कॉन्टिनेंट का, ओशन का एवरेज थिकनेस 6 से 10, ठीक है। रिलेटिवली लेस डेंसर देन, देखो यहां कर इसका कॉन्टिनेंट का देखो डेंसिटी और इसका डेंसिटी देखो, ठीक है। अब आ जाइए, अकर ओनली अंडर लार्ज लैंड मासेस, कॉन्टिनेंटल सेल्स एंड फॉर्म 30 to 40% ऑफ द टोटल क्रस्ट। चलो कोई बात नहीं, 30 टू टोटल 30 से 40% है टोटल क्रस्ट का पार्ट, महाद्वीपीय पार्ट। और बाकी का जो इतना भी हिस्सा आप देखेंगे, जितना भी हिस्सा आप देखेंगे, वो सारा का सारा ओशनिक पार्ट से कवर है। 60 से 70% आपको देखने को मिलेगा। मींस अभी भी यहां पर जो स्टडी है, इस डेटा को अच्छे से अवेल करने के लिए अभी भी हमारे पास स्टडी का ऑप्शन मौजूद है। यहां बहुत बड़ी संभावना है अध्ययन करने का, क्योंकि आज भी हम एक राउंड फिगर में ही बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राउंड फिगर में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटल, यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंटल, क्योंकि अधिकतर पार्ट इसी का है। रेफर टू सिलिकेट मटेरियल। चलो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, अधिकतर सिलिकेट मटेरियल आपको यहां दिखाई देगा। बोहर डिस्कंटिन्यूटी के बाद से लेकर करीब करीब ये आपको लगातार दिखता हुआ नजर आएगा 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अर्थ का 60% वॉल्यूम और 80% मास, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आपको याद रखना है। जनरली मैफिक रॉक से मिलकर बना है। मैफिक रॉक मींस मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम से मिलकर ये बना है। और यहाँ जो सबसे ज्यादा जो अबंडेंट मिनरल्स है, एलिमेंट है, वो आपको ओलिवाइन रॉक आपको देखने को मिलेगा। इसको भी याद कर लेना कि ओलिवाइन रॉक किस में मिलता है, क्रस्ट में, मेंटल में या कोर में या किसी में नहीं, तो आपको मेंटल के साथ जाना है। मेंटल इज अ सोर्स ऑफ मैग्मा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पृथ्वी के गर्भ में मेल्टेड रॉक या मोल्टन रॉक इज कॉल्ड
मैग्मा। ठीक है, और यही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो हम उसे कहते हैं लावा। क्या कहते हैं? लावा। ये लावा कितने तरह के वोल्केनो से निकलकर बाहर आता है, वो हमारा एक अलग टॉपिक है जिसे हम आने वाले समय में देखेंगे। नेक्स्ट, कोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोर तो भाई। ठीक है, मोर डेंस, यस देयर इज नो डाउट। सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का सेंट्रल पार्ट क्या है? कोर है। आउटर पार्ट या आउटर कोर, मेलिन सेमी मेल्टिंग फॉर्म बिकॉज ऑफ सिलिकेट इंप्योरिटीज। इनर कोर इज सॉलिड फॉर्म बिकॉज ऑफ प्योर मटेरियल्स। तो रिस कर सारे प्योर मटेरियल तो वहां पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से वो मेल्टिंग फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट, अब ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये एक डेटा भी, एक मैप भी आप अच्छे से देख सकते हैं, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट मैप नहीं है, लेकिन फिर भी आप नजर लगा लेना। अब फिर से हम आते हैं उस पॉइंट पे जहां से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो इनडायरेक्ट सोर्स है वो सोर्स कौन सा है? वो सोर्स कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनडायरेक्ट सोर्स है हमारे पास वो है सिस्मिक वेव। क्या है? सिस्मिक वेव, यानी कि भूकंप की तरंगे। अब इन भूकंप की तरंगों में दो तरह से देखना कि एक्चुअल में पूरे पृथ्वी पर दो तरह की तरंगे चलती हैं। दो तरह की तरंगे चलती हैं। पहली तरंगे प्रोपोगेट होने के लिए, चलने के लिए उन्हें किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। उन्हें किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, और कुछ ऐसी तरंगे होती है जिन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, जिन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। वैसे ही दोनों की दोनों चीजों को आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डू नॉट रिक्वायर मीडियम। पहला पॉइंट आपका ये, और आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर मीडियम्स टू ट्रेवल। मैकेनिकल एनर्जी, हम इसी की बात कर रहे हैं, यही है सिस्मिक वेव, मैकेनिकल एनर्जी। ऊपर देखना, अर्थ इंटीरियर इज डायनेमिक, यस देयर इज नो डाउट, बहुत डायनेमिक है। एनी रिग्रोरियस वाइब्रेशन और शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस अर्थक्वेक है, सभी को पता है। अब क्या है? ड्यूरिंग अर्थक्वेक सम टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है और मैकेनिकल एनर्जी होती है। यही मैकेनिकल एनर्जी हमें सही तरह से जानकारी देती है कि पृथ्वी के गर्भ का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। अब ये जो आप देखेंगे ये वाला हिस्सा मैकेनिकल एनर्जी वाला, इस मैकेनिकल एनर्जी में जनरली बहुत सारी वेव्स निकलती हैं। बॉडी वेव्स में आप देखोगे तो पी एंड एस वेव्स, कौन से हैं दोस्तों? पी एंड एस वेव्स। इसमें है एल एंड आर वेव्स। ये हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि पी एल एंड आर वेव्स सतह के ऊपर चलती हैं, तो सतह की जानकारी देंगी, सतह की आंतरिक हिस्से की जानकारी नहीं देंगी, इसलिए हम इसे काट देते हैं। पी वेव्स एंड एस वेव्स ये हमें ठीक ठाक जानकारी देंगी। क्यों? क्योंकि जहां आप देखोगे, जहां से अर्थक्वेक जनरेट होता है और जहां सबसे पहले महसूस होता है, उसको आप देखना, फोकस पॉइंट या हाइपोसेंटर, या हाइपोसेंटर, जहां पर सबसे पहले महसूस होता है पृथ्वी की सतह पर, उसे एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, अब यहां से देखोगे एक सीधे 90 डिग्री के एंगल पर आपको एक तरंग निकलती हुई आती है। इसी तरंग को जनरली हम कहते हैं पी वेव्स। क्या कहते हैं दोस्तों? पी वेव्स। अब ध्यान से देखना, ये पी वेव्स और ये एस वेव हमें पूरी जानकारी देंगी कि पृथ्वी की सतह की जानकारी कुछ किस तरह से दिखती है। ठीक है, किस तरह से दिखती है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं, जो पी वेव्स है, क्या है? जो पी वेव है कैन पासेस थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एस वेव पासेस ओनली थ्रू द सॉलिड। क्या है? सॉलिड। अब यहां से देखना, जो चीज जितनी ज्यादा डेंस होगी, यानी कि जितनी ज्यादा डेंस होगी, उतने ही वेव्स इजिली से प्रोपोगेट करेगी। ठीक है, आसानी से आगे बढ़ जाएगी। और जितना कम डेंसिटी वाली चीजें होंगी, जितनी लिक्विड गैसेस टाइप की चीजें होंगी, वहां पर वेव्स ज्यादा कम प्रोपोगेट करेगी। तो एक तो अंदाजा साफ साफ ये हो जाता है कि जो पी वेव्स हैं वो इजिली से, ठीक है, तीनों जगह से प्रोपोगेट कर सकती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक सतह है, जो आंतरिक सतह है, वो फिलहाल तीनों फॉर्म में है। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं।
यहां देखना P and S waves are faster in dense bodies and passes through, मैं बता चुका हूं अभी आपको ये कहां कहां से पास होता है, फटाफट बताओ मुझे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये कहां से पास होता है? केवल सॉलिड से। ठीक है, अभी हमने देखा था, फिर से मैं आपको बता दूं, देखो फिर से, यहाँ फिर से आ जाओ इस वाले पॉइंट पर। आप देखना कि ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये सेमी मोल्टन फॉर्म में है, सॉलिड सॉलिड, ये है लिक्विड सेमी मोल्टन फॉर्म में है। तो ये याद रखना कि यहां तक तो एस वेव सीधी ही आएगी, जो एस वेव होगी वो यहां तक आएगी, और जो पी वेव होगी वो बिल्कुल सेंटर से निकलकर हमारे साथ आएगी, वो हमें ज्वाइन करेगी। यानी कि एस वेव ज्वाइन करती है पी को 2900 किलोमीटर से। इस चीज को हम आगे बढ़ेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, अब देखना फिर से यहां पर एक पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ इंटीरियर कैन बी नोन डायरेक्टली बाय बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी वेव्स। ठीक है, PNS wave exists alongside deepest point 2900 till the end of the mental गुटेनबर्ग से जारी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना पी वेव्स कंटिन्यूज टू प्रोपोगेट टिल द कोर ऑफ द अर्थ। अभी हमने देखा कि भाई पी वेव तो बिल्कुल कोर से आती है, और जहां से मेंटल स्टार्ट होता है एस वेव पी वेव को वहां से ज्वाइन कर लेती है। लेकिन इनको ज्वाइन करने में भी दिक्कत है, वो ये कि अगर ये कोर एरिया है, कोर एरिया का जो अपर वाला पार्ट है और जो लोअर वाला पार्ट है, अपर तो सेमी मोल्टेड फॉर्म में है, तो यहां से तो भाई एक सेकेंड तो यहां से तो भाई एस वेव जा ही नहीं सकती ना। जो अगर मैं इसे कोर मान लूं, कोर का जो सेंटर पार्ट है जिसे मैं लोअर कह रहा हूं उसे मान लूं, और ऊपर पार्ट को अपर मान लेता हूं, ऊपर कोर, तो ये तो सेमी मोल्टन फॉर्म में है। तो भाई एस वेव तो यहां से आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो क्या करेगी एस वेव? अगर एस वेव आ रही है तो यहां से वो इस तरह से होके पास होती हुई चली जाएगी, इस तरह से क्या होगी? पास होके चली जाएगी। तो ये जो हिस्सा आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा, ये बन जाता है शेडो जोन। क्या बन जाता है दोस्तों? शेडो जोन। अब इस शेडो जोन को हमें नोटिस करना और देखना है कि इस शेडो जोन के बनने के पीछे की वजह क्या क्या हो सकती है। नोट, P and S wave increasingly bend toward the normal as they go down toward, जैसे जैसे नीचे होती चली जाती हैं वैसे वैसे ही बैंड होती चली जाती हैं। तो ये हमें देखने में आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो एस वेव है, फिर से पॉइंट बना के समझाता हूं आपको। ठीक है, एस वेव है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा अपर कोर, ये हो जाएगा आपका लोअर कोर। ठीक है, ये वाला हिस्सा है सेमी मोल्टन फॉर्म में, ठीक है, और ये वाला है सॉलिड फॉर्म में। हमें मालूम है एस वेव्स, ठीक है, जो मेल्टन फॉर्म है उसमें रन नहीं कर सकती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, ये एपी सेंटर था जहां पर सतह पर सबसे पहले अर्थक्वेक फील हुआ। तो जो एस वेव होगी ना, वो इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी, यानी कि बैंड होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी दोस्तों? बैंड होती चली जाएगी। ये बैंड हो रही है, धीरे धीरे बैंड होती चली जाएगी। ठीक है, अब ये जो बैंड हो रही है, और इसमें जो प्राइमरी वेव है, वो प्राइमरी वेव बिल्कुल सीधे ऊपर से आएगी, अंतर तक जाएगी। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा देखोगे ना, ये वाला हिस्सा, इसे ही कहते हैं शेडो जोन। ये शेडो जोन 103 डिग्री से लेके 108 डिग्री के बीच में रहने वाला है। 103 डिग्री के बीच में, 20 से 108 डिग्री के बीच तक रहने वाला है। बात यहां खत्म हो जाती है, इसको भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट, P waves continue to propagate through the core. There is no doubt, ये हमने देख लिया है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। P wave and S wave consistently increasing the speed. ठीक है भाई, 100 किलोमीटर तक इनकी स्पीड बढ़ती है, और 100 किलोमीटर के बाद 350 से 400 किलोमीटर तक, ठीक है, P और S वेव की जो स्पीड होती है वो बहुत तेजी से नीचे चली जाती है। इसके पीछे की वजह है, ठीक है, फिर से मैं आपको दिखा दूं, तो हमने एस्ट्रोनोस्फेयर देखा था। एस्ट्रोनोस्फेयर, अब इसको कैसे समझोगे आप? जैसे ही ठोस चीजें आएंगी, इनकी स्पीड तेजी से बढ़ेगी, और जैसे ही, ठीक है, कहीं ना कहीं रॉक्स का टेम्परेचर में चेंजेस आएगा, कुछ सेमी प्लास्टिक फॉर्म टाइप की चीजें हमारे सामने आएंगी, इनकी स्पीड सडनली गिरेगी। तो जो एस्ट्रोनोस्फेयर है, वहां तेजी से इनकी स्पीड गिर जाती है।
इसे ही कहते हैं लो वेलोसिटी जोन। तो फर्स्ट लो वेलोसिटी जोन कौन सा बना आपका, ये, और ये बन जाता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई सिंपल सी बात है, लो वेलोसिटी जोन किसे कहते हैं। तो यू विल गो विद एस्टोनोस्फेयर, कि लो वेलोसिटी जोन जो है वो एस्टोनोस्फेयर को कहते हैं। यहां बात खत्म हो जाती है। P and S waves increases the speed again। देखो फिर से इनका एक्सेलेरेटर बढ़ेगा, फिर से इनका एक्सेलेरेटर बढ़ेगा इन द सेंस जैसे ही एस्टोनोस्फेयर से क्रॉस हो जाएंगे ये। आप इसको ऐसे मान लो कि हाईवे है, बहुत जबरदस्त हाईवे है, वहां पर आपने 120 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी भगा रखी है। अब वहां टोल टैक्स वाला आ जाता है, तो आपकी स्पीड को ब्रेक लग जाता है, नहीं लग जाता है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं रिस रिस के, आपकी स्पीड कम हो जाती है। अब जैसे ही टोल टैक्स खत्म होता है तो आपके ठीक है पंख लग जाते हैं। अब सीधे आप चौथा पांचवा गेयर डाल के सीधे 120 140 की स्पीड कर देते हैं, जैसे कि आपसे बड़ा तूफानी ड्राइवर दुनिया में कोई है नहीं, और दुनिया के सबसे महान ड्राइवर आप ही हैं। देखो इनकी स्पीड, देखो इनके कारनामे, ठीक है। तो ऐसे ही पी और एसवी है, ये दोनों बड़े जिगरी यार हैं। अब जैसे ही ये एस्ट्रोनोस्फेयर से निकलकर नीचे की तरफ बढ़ते हैं, मेंटल की तरफ बढ़ते हैं, इनकी स्पीड जो है फिर से बढ़ जाती है। वहां 7 किलोमीटर पर सेकंड था, तो यहां पर 9 से 11 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, 9 से 11 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। और ये इनर मेंटल, आउटर मेंटल, और ठीक है जो लोअर मेंटल जिसे हमने इनर मेंटल कहा है, वहां पर ये स्पीड 13 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है, जिसे हम कहते हैं हाई वेलोसिटी जोन। सबसे ज्यादा स्पीड दोस्तों वहीं मिलेगी, ठीक है, सीरियसली सबसे ज्यादा स्पीड वहीं मिलेगी। यह है आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहां से कैसे क्वेश्चन बनाने हमें। तो देखा कितने सारे क्वेश्चंस हमारे सिर्फ पृथ्वी के गर्भ से मिलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें आ जाइए कि भाई पृथ्वी में अगर इतना ही तापमान है, इतना ही हाई टेम्परेचर है, तो अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। अब देखना, हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ बिल्ड्स द माउंटेन थ्रू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे ना origin of continent, origin of ocean and orogeny, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की जो बात करेगा, एक नाम है जे जोली। क्या नाम है दोस्तों? जे जोली। जे जोली भाई साहब बहुत जान लड़ा देंगे अपनी बताने के लिए कि देखो मेरी थ्योरी कितनी शानदार है। थर्मल, ठीक है, साइकिल थ्योरी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट थ्योरी, उनके आधार पे बताने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक सतह में काफी तापमान है, जहां से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनका ब्रेकअप होता है, उनसे ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा से एक लगातार एक चक्र वहां बना रहता है, जिससे लगातार मूवमेंट हो रहा है। हो सकता है हो रहा हो, देयर इज नो डाउट, क्योंकि अभी भी अध्ययन की संभावनाएं पूरी पूरी हो सकता है मेरी क्लास में से कोई ऐसा विद्वान निकल जाए जो नासा पहुंच जाए, इसरो पहुंच जाए, यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी पहुंच जाए, और वो कहे कि नहीं भाई मैं बताऊंगा पृथ्वी के गर्भ में क्या है, आई विल टेल यू बिकॉज आई एम ए नेट जेआरएफ क्वालिफाइड, डोंट वरी, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, पूरी पूरी संभावना है। तो मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं कि आप कहां कहां जा सकते हैं, ठीक।